हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, जो हमारी साइंस मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसका नेक्स्ट भाग है। यानी हमारा मॉडल पेपर सेकंड रहेगा। दोस्तों, अब हमारे एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है। 26 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे L2 साइंस की, जो कि ये मैंने RBSC और NCERT की बुकों से बनाए हुए सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं। हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप काफ़ी कुछ रीड के लिए मिस कर सकते हैं, और रीड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारा RBSC की बुकों से बनाया हुआ है। और हमारे जो एग्ज़ाम है रीड का, उसमें सारा RBSC और NCERT की बुकों से ही आएगा। तो ये मैंने नोट्स खुद से बनाए हुए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर देखें, रीड के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए हम लगाएंगे हमारा आज का मॉडल पेपर। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए तो शुरू करेंगे हम आज का हमारा मॉडल पेपर। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवणों के कार्य नहीं है। देखिए, खनिज लवणों के कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है शरीर निर्माण, विभिन्न हार्मोन से हम जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक, तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, और चौथा है शरीर नियंत्रक। तो खनिज लवणों के जो कार्य नहीं है वो हमें बताने हैं। तो कौन से हैं खनिज लवणों के कार्य? देखिए, शरीर का निर्माण करना खनिज लवणों का कार्य है। विभिन्न हार्मोन से हम जैव उत्प्रेरक बनाने में भी सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, और चौथा है शरीर नियंत्रक। तो जो खनिज लवणों का कार्य नहीं है, देखिए शरीर नियंत्रक भी हो जाएगा। खनिज लवणों का कार्य जो नहीं होगा वो होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। ये नहीं होता, ये विटामिन का कार्य होता है। तो ये खनिज लवणों का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा, आर्थ्रोपोडा जगत का जंतु है। आर्थ्रोपोडा जगत का जंतु है तो वो बताना है हमें। जौक है ये, फीताकृमी, घरेलू मक्खी, तारा मछली। तो आर्थ्रोपोडा जगत का जो जंतु है वो बताना है हमें। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा जगत का जो जंतु है वो हो जाएगी हमारी घरेलू मक्खी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। घरेलू मक्खी होती है, ये आर्थ्रोपोडा जगत की जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। रोग प्रतिरोधक पदार्थ किससे तैयार किया जाता है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है एंथ्रेक्नोइड बैसिलाई नामक जीवाणु से, पेनिसिलियम नामक कवक से, क्लोरेला नामक जीवाणु से, या इनमें से कोई नहीं। तो रोग प्रतिरोधक पदार्थ किससे तैयार किया जाता है वो बताना है हमें। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। एंथ्रेक्नोइड बैसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन सहजीवन का उदाहरण है। लाइकेन जो होता है उसमें सहजीवन का उदाहरण है। कौन कौन सहजीवी के रूप में रहते हैं उसमें? तो आपके ऑप्शन है, पहला है कवक और शैवाल, दूसरा है कवक और माइकोप्लाज्मा, तीसरा है जीवाणु और वायरस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से कि लाइकेन सहजीवन का उदाहरण क्या होता है। तो देखिए, लाइकेन सहजीवन का जो उदाहरण होता है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कवक और शैवाल। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, कवक और शैवाल लाइकेन सहजीवन का उदाहरण होते हैं। इसमें कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्लेस्टिड पाए जाते हैं। प्लेस्टिड पाए जाते हैं तो आपके ऑप्शन है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेस्टिड कहाँ पाए जाते हैं वो आप लोगों को बताना है कि किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, या फिर दोनों में। तो देखिए, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, पादप कोशिका में। प्लेस्टिड कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। ठीक है, जो कोशिका की संरचना जो हमारा टॉपिक है ये उसमें से है। प्लेस्टिड किस में पाए जाते हैं? तो प्लेस्टिड जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, हरित लवक कह सकते हैं जिन्हें, जो सेल्यूलोज की बनी होती है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर लगाएं, और इसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी ऐड है, इससे हमारा साथ साथ टीचिंग मेथड भी कंप्लीट होता चलेगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन छांटना है अब हमें। तो हमारे ऑप्शन है, बल वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, तीसरा है, ये बल है बाल नहीं है सॉरी,
टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। बल लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, यानी बल के बारे में बात की गई है। तो इसमें से असत्य कथन बताना है, तो हमारा असत्य कथन कौन सा होगा? देखिए, बल वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। बल वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, ये भी सही होगा। और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकता है, चौथा ऑप्शन ये भी सही होगा। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है, वही हमें बताना है थर्ड। जो असत्य बताना है तो असत्य कथन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि बल लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता, ये गलत बात है, जबकि होता है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसकी आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन ही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन थर्ड इस राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है वो बताना है आपको, न्यूटन, मीटर, जूल या पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल किसे कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ही पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, या फिर पास्कल कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शन है आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो बताइए जल्दी से कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है वह कहलाती है। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश तरंग या परावैंगनी किरणें। तो देखिए, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन पाए जाते हैं वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों की बात की जा रही, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और उनमें संपीड़न और विरलन पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाएंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम है और उसका वेग वी है, वी वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? एम भी, दूसरा है एम जी वी, तीसरा है एम बी स्क्वायर और चौथा है 1/2 एम बी स्क्वायर। ये 2 नहीं है, स्क्वायर है, इसमें भी ये 2 नहीं है, स्क्वायर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1/2 एम बी स्क्वायर, यानी 4 ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो 1/2 एम बी स्क्वायर होता है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है नायलॉन प्राप्त किया जाता है। नायलॉन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है एडिपिक अम्ल और हेक्सा मैथिलीन डायमीन, दूसरा है एसीटोनाइट्राइल, तीसरा है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिथैलिक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये बहुलक वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना इसका भी। नायलॉन प्राप्त किया जाता है, तो नायलॉन किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, नायलॉन प्राप्त किया जाता है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का समावेश हो तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो वह कहलाती हैं। जिसमें ऑक्सीजन तो क्या हो? समावेश हो और हाइड्रोजन का क्या हो? निष्कासन हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? तो आपके ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का समावेश होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन छांटना है। आपके ऑप्शन है, एक तत्व के सभी परमाणु असमान होते हैं, सभी द्रव्य छोटे छोटे कार्ड परमाणुओं से नहीं बनते हैं, तीसरा है इनमें तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका 13 का हमारा कौन सा आंसर होगा। देखिए, सत्य कथन बताना है, एक तत्व के सभी परमाणु असमान होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये होनी चाहिए थी लाइन, तो ये वैसे ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी द्रव्य छोटे छोटे कार्ड, ये सॉरी गलत छप गया है, कार्ड नहीं होगा यहाँ पर, सभी द्रव्य छोटे छोटे परमाणुओं से नहीं बनते हैं, तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी द्रव्य छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ही बने होते हैं, तो ये भी गलत है। इनमें तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। हमें सत्य कथन बताना है, तो इनमें तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं, सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनमें अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन। तो हमारा जो 14 का आंसर होगा काफ़ी इजी है, सभी को पता होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट उपकरण नहीं है। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे में एक क्वेश्चन आता है, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, एक एक क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर में लूँगी जिससे वो भी क्लियर होता चले। तो निम्न में से आउटपुट उपकरण नहीं है। आपका ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर। तो आउटपुट उपकरण नहीं है, वो हो जाएगा हमारा थर्ड, माउस। देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये आउटपुट है और माउस होता है ये इनपुट होता है। ठीक है, तो हमें आउटपुट नहीं है वो बताना है, यानी इनपुट बताना है, तो हमारा माउस आंसर राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है, देखिए अब ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है। विज्ञान का प्रमुख आधार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान को, अप्रत्यक्ष ज्ञान को, काल्पनिक ज्ञान को या यह सभी। तो बताएं इसमें से राइट क्या होगा? तो जो 16 क्वेश्चन है इसका हमारा राइट होगा प्रत्यक्ष ज्ञान को। ठीक है, विज्ञान हमेशा किसको आधार मानता है? प्रत्यक्ष ज्ञान को आधार मानता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रयोगशीलता के आधार पर, समयबद्धता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का जो निर्धारण किया जाता है वह सभी के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। प्रयोगशीलता, समयबद्धता और उपयोगिता तीनों के आधार पर किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। विज्ञान क्लब का क्या उद्देश्य है? तो आपके ऑप्शन है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, अपनी रुचि एवं योग्यता का विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करना। तीसरा है विज्ञान के आविष्कारों से परिचित करा के विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना। ये चौथा है उपरोक्त सभी। तो 18 का हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें हैं जिनसे विज्ञान क्लब का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किस चीज़ का है? तो आपका ऑप्शन है ज्ञान के भंडार का, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, या दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का हमारा राइट आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है। निम्न में से विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि बताना है। तो आपके ऑप्शन है अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो जो अमनोवैज्ञानिक विधि है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। और अन्वेषण और प्रयोगशाला और प्रोजेक्ट ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक विधियाँ कही जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।